हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, जिसका है नाम। तो आज प्रोग्राम में दरअसल बात उसी नए वेरिएंट की जिसने हम सबको तशवीश में एक बार फिर से मुब्तला कर दिया है। जी हां, अब कोरोना, ओमिक्रॉन, तशवीश, तैयारी और इलाज की बात दोबारा हम लोगों को डॉक्टर से पूछनी पड़ रही है, क्योंकि मुल्क में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार यानी रोजाना तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में अगर कोरोना के मामलों की हम बात करेंगे तो 9,195 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। तो वहीं ओमिक्रॉन तकरीबन 800 तक देखा जा रहा है, यानी 721 एग्जैक्ट ओमिक्रॉन के मामले हैं। 800 तक पहुंच ही जाएगा अगर दूसरे दिन की हम बात करेंगे। तो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कई रियासतें पाबंदियां भी आयद कर रही हैं। वहीं दिल्ली में स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूल बंद हो गए हैं। तो आज के हाईलाइट्स की बात कर ले, महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय में तकरीबन 82 जो तलबा हैं, चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 82 उनकी तादाद है जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से पेरेंट्स पर और स्कूलों के इंतजामिया पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किस तरह से अपने बच्चों को बचाएं। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है दिल्ली की मेट्रो स्टेशन की। मेट्रो स्टेशन की हाइलाइट्स क्या हैं वो आपको बताते हुए चले। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के हवाले से आज सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। अब मेट्रो स्टेशन में सफर करने वालों की तादाद आधी कर दी गई है, यानी आज से 50% कैपेसिटी ही मेट्रो में देखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है मेट्रो स्टेशन की तस्वीरों के हवाले से। तो भीड़ को कैसे रोका जाए और आम जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन अपना पैर पसार रहा है। एक हाईलाइट बहुत अहम है जिसे बताना बहुत जरूरी है। ओमिक्रॉन के हवाले से WHO क्या कहता है वो भी जान लेना जरूरी है। WHO ने ओमिक्रॉन को बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन तिब्बी निगहदाश्त यानी हेल्थ केयर के निजाम को दरहम बरहम कर सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा, एक आंकड़ा दिया है कि अभी आलमी सतह पर ओमिक्रॉन के मामले में 11% इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं आलमी सतह की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन में हालात इस वक्त काफी खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट बहुत बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर यहां पर पीक पर थी तो उस वक्त ब्रिटेन में हालात कदरे बेहतर हुए थे, लेकिन एक बार फिर से अब वहां 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख के करीब केसेस आना शुरू हो गए हैं। तो ये नौबत हिंदुस्तान में ना बने, हमें किस हद तक बचने की जरूरत है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। 2 डॉक्टर्स हमारे दरमियान अब से कुछ देर बाद होंगे जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। साथ ही नाजरीन को हम बताते हुए चले कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आप नंबरात को डायल करें जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हमारे साथ जुड़े। 2 डॉक्टर्स को आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब हैं, मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी के। आपका वेलकम करते हैं सर। और साथ ही साथ डॉक्टर बिलाल खान साहब हैं, कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिक्स के, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं गुड़गांव से। आपका भी वेलकम करते हैं सर। सबसे पहले डॉक्टर बिलाल खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भीड़ अभी फिर से इकट्ठा होने लगी, फेस्टिव सीजन चल रहा है, सरकारें फैसले भी ले रही हैं, लेकिन ओमिक्रॉन अपने आप को बढ़ाता ही हुआ जा रहा है। क्या करें मुल्क के लोग? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे आपको आपके अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपके सभी नाजरीन को मेरा सलाम आदाब। देखिए, जैसे आपने भीड़ के मार्फत आपने बात की है, तो ये तो हम सबको समझने की जरूरत है। ये हमें आम की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट और जो सोसाइटीज हैं या जो भी अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं वो गाइडलाइंस बना सकते हैं, वो आपको आगाह कर सकते हैं, लेकिन आपको डंडे के जोर पे उसकी उन सबको पाबंदी नहीं कराई जा सकती। ठीक है, तो ये हम आम जनमानुस को भी ये समझने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि अभी तक के जो भी डाटा अवेलेबल है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, यानी कि जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी काफी बहुत गुना ज्यादा। ठीक है, और काफी लोगों को ये इन्फेक्ट भी कर रहा है। लेकिन हाँ, बस अभी सीवियरिटी हम देखने में जो अभी तक डाटा है कि उसमें सीवियरिटी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मान के चलें कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो सीवियरिटी भी बढ़ेगी। और इस सब चीज को देखते हुए हम सबको ये समझने की जरूरत है कि जैसे दोबारा ऐसे हालात ना हो कि फिर लॉकडाउन या उसकी तरफ की हमें जाना पड़े, उससे पहले ही हम थोड़े से सावधान हो जाएं और अपनी एहतियात बरतें।
और जो जिस चीज की हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, हैंड हाइजीन हो गई, मास्क हो गया, उन सब चीज की प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। तो राजीव दास गुप्ता साहब जो कि AFI कमेटी के मेंबर हैं, इस कमेटी की रिसर्च ओमिक्रॉन के हवाले से क्या कुछ कह रही है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता। जी शुक्रिया। जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि ये इतने तेजी से फैलती है और इसके ज्यादातर लक्षण जो है वो इतने मामूली हैं कि एक तो ये बहुत क्वाइटली स्प्रेड कर जाता है, और दूसरी बात ये है चूंकि इसके लक्षण जो है बहुत ही माइल्ड हैं, तो बहुत कम लोग टेस्टिंग के लिए आएंगे। इसलिए कुछ देशों में जैसे यूके में कम्युनिटी टेस्टिंग का एक अलग ट्रैक है और हॉस्पिटल टेस्टिंग का एक अलग ट्रैक है। अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें डिटेक्ट करना है तो कम्युनिटी टेस्टिंग और काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल में रिलेटिवली कम लोग आएंगे, इसलिए वहाँ से हमें कम मरीज मिलेंगे। कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो कम्युनिटी टेस्टिंग की तरफ इशारा आप कर रहे हैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब। बिलाल खान साहब, चूंकि जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी लोग जोर डाल रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, उनका कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से किट है, जिसकी वजह से जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ट्रैक कर सकते हैं जिनको ओमिक्रॉन हुआ है। तो इस वक्त हिंदुस्तान इस जाविये से कहाँ पर खड़ा हुआ है? क्या कम्युनिटी टेस्टिंग की शुरुआत हो जानी चाहिए? क्योंकि बाज़ डॉक्टरों का जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये जो डेटाज हमारे पास आ रहे हैं दरअसल इतने ही नहीं होंगे, काफी होंगे, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग तो पूरी तरीके से हो ही नहीं पा रही होगी। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो नहीं, डॉक्टर बिलाल खान आपके पास लौटूंगी मैं। राजीव दास, देखिए इसमें कोई सुबह नहीं है कि जो नंबर हमें अभी ऊपर दिख रहे हैं ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये क्योंकि अगर हम जैसे मैं लास्ट पिछले कुछ सेशन में भी जब हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था कि जो सीरो सर्वे हुआ है इंडिया का, उसके हिसाब से जो एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी, जो 4 सीरो सर्वे अभी तक हुए इंडिया में, उसमें अगर देखा जाए तो सभी पॉपुलेशन तकरीबन 50 to 70% के दायरे में इन्फेक्ट हो चुकी थी। जबकि अगर आप हमारे ऑफिशियल जो आंकड़े देखेंगे पिछली वेव के हो गए या उससे पिछली वेव के, वो उससे बहुत कम है, उसके मतलब 4-5 गुना कम है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें कि जो आज आंकड़े आज हमें सरफेस पे दिख रहे हैं, और तो ओमिक्रॉन के कम्युनिटी में आंकड़े बहुत ज्यादा होंगे, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कम्युनिटी टेस्टिंग की तरफ हमें जाना होगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को ट्रेस कर पाए, और अगर उसका जेनोम सीक्वेंसिंग होता है तो उससे हमें ओमिक्रॉन का भी एक कि कहाँ कोई लोकेलिटी है कि जो वहां पर सबसे ज्यादा है, तो इवन लोकेलिटी बेस्ड कंटेनमेंट के लिए भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजीव साहब, मैं आपके पास आऊंगी। क्या इस वक्त अगर कम्युनिटी टेस्टिंग की शुरुआत होती है, मान लिया जाए, हालांकि आप लोग तो मशवरे दे रहे हैं कि शुरुआत हो जानी चाहिए, तो क्या हुकूमत के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी? क्योंकि अभी कोविड पेशेंट लोगों की तादाद भी, पॉजिटिव लोगों की तादाद है, उनको अपने अपने तरीके से डील किया जा रहा है। हमने बहुत बुरे मरहले देखे हैं, तो पहले के मुकाबले इस वक्त तो तैयारी होगी नहीं, पहले की मुकाबले इस वक्त ज़रूर तैयारी है, वो काफ़ी मजबूत है। हर राज्यों में और केंद्रीय सरकार भी, हर सरकार, हर लोकल बॉडी, जहाँ तक हॉस्पिटल सिस्टम का सवाल है उस पर काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी हद तक वो मजबूत हैं। आशा करते हैं कि डेल्टा वेव के बाद भारत में इस वक्त जो ओमिक्रॉन का जो लहर शुरू हो चुका है, इसमें हम आशा कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी के कारण शायद मैं कह रहा हूँ कुछ कम इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बावजूद उसके जो एल्डरली है, जो कोमॉर्बिड है, इनमें अगर इन्फेक्शन होती है तो कुछ हद तक ज़रूर सीरियस केसेस, ज़रूर हॉस्पिटलाइजेशन की गुंजाइश होगी, और वो ज़रूर उन केसेस को हमें केयर लेना पड़ेगा हॉस्पिटल सिस्टम में। वो तो तैयार है, लेकिन थोड़े से जो कंफ्यूजन है इस वक्त कि कहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे लोकल लेवल्स पे। जी।
कई कई देशों में इसके कई रूप हमें देखने को मिला है। जी। भारत में अलग अलग राज्यों ने थोड़े से अलग अलग दिशा निर्देश जारी किया है राज्य सरकारों ने। अब देखना यह है कि जो अब तक के जो हमारे अनुभव है कोविड इन्फेक्शन के साथ, कोरोना वायरसेस के साथ, वो इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन के जो एपिडेमियोलॉजी है उसमें वो कितना कामयाब होगा। जी बिल्कुल, हम ये जानते हैं कि बड़ी मुश्किलों से ही मईशत, मुल्क की पटरी दोबारा ट्रैक पर लौटी है। तो ऐसे में दोबारा वैसी सूरत हाल ना बनाए, इसके लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अब रट चुकी हैं, बच्चा भी जानता है। बच्चों से याद आया कि बच्चों के स्कूल कई रियासतों में बंद भी हो रहे हैं, तो कई रियासतों में खुले हैं। बिलाल खान साहब, आप पेडियाट्रिक्स हैं, ऐसे में आप ये बताइएगा कि क्या ये वो वक्त आ गया है कि एक बार फिर से बच्चों को बैक टू ऑनलाइन क्लासेस पर लाना चाहिए? देखिए, इस लंबे दौर से गुजर चुके हैं बच्चे भी और उनके पेरेंट्स भी की, और जब ऑनलाइन क्लासेस का दौर रहा है और अभी भी चल रहा है पूरी तरीके से, कुछ कुछ पार्टली ये ओपन होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी जैसे कि ये नया ओमिक्रॉन का अगर खतरा देखें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फिर दोबारा से हमें उसी दौर से गुजरना पड़े। ठीक है, अगर बच्चों की एज ए पेरेंट मैं अगर बात करूं, या मतलब एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी, कि मैं अपनी जो पॉपुलेशन की उसकी फिक्र करते हुए, हाँ, मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता कि वो, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता है कि ये कैसा बिहेव करेगा बच्चों में। क्योंकि अभी जो यूएस से डाटा है 2 दिन पहले का जो रिपोर्टिंग है, उनके यहाँ 4-fold इंक्रीज, यानी कि पहले से जो बच्चों के जो केसेज आ रहे थे उसमें 4 गुना उछाल आया है जी। जबकि वो नंबर बहुत बड़ा नहीं है। हाँ। उनके शायद उन्होंने जो नंबर रिपोर्ट किए वो 68 या 70 नंबर पेशेंट्स ही हैं। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली ये लेकिन परसेंटेज पर जाना जरूरी है। परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज ज्यादा है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट वो कर रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, सीरियसनेस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब ऐसे में इन हालातों को देखते हुए ये बहुत जल्दी होगा ये कहना कि स्कूल बंद कर दिए जाए। बिल्कुल डॉक्टर राजेश साहब, ऐसा भी हो सकता है जब सीवियरिटी नहीं है, इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है, तो लोग और ज्यादा तसाहुली यानी काहिली बरतेंगे, इग्नोर करेंगे। तो ऐसे में उन्हें पता ही नहीं, तब तो केसेस ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जब किसी चीज की सीवियरिटी होती नहीं है, इम्पैक्ट उतना होता नहीं है, तो लोग इग्नोरेंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये जाहिर है कि ये इतने माइल्ड हैं कि ये अंडर द रेडार काफी तेजी से ये स्प्रेड करेगा और स्प्रेड कर चुका है। और दुनिया भर में यही एक्सपीरियंस है, भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब तक हमें साउथ अफ्रीका से जो फर्स्ट केसेस की खबर मिली, तब तक काफी देशों में ये ट्रांसमिशन हो चुका था। और वायरसेस, पर्टिकुलरली जो माइल्ड सिम्टम्स के जो वायरसेस हैं, उसका यही उसका रूप है। तो इसलिए ये बहुत क्वाइटली और बहुत तेजी से ये फैल जाएगा, ये फैल चुका है ऑलरेडी। अब तो ये तो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि भले ही ये इसका असर खतरनाक ना हो, लेकिन ये ज्यादा पैमाने पर लोगों को इफेक्ट करेगा, इस हवाले से ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको कैसे रोका जाए? डॉक्टर बिलाल, आप क्या समझते हैं कि अगर इसकी स्प्रेडिटी को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? जो सरकारें अभी दिशा निर्देश यानी एडवाइजरी जो जारी कर रही हैं, वो काफी हैं या फिर इससे ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है? देखिए, जिस तरीके से जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, या जो बाकी रिपोर्ट्स हैं आपके पास भी हैं और सभी लोगों के पास ही पहुंच रही है, कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी तो ज्यादा है, ये इन्फेक्शन तो काफी लोगों को कर रहा है, बट द सीवियरिटी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो या आपको या इसका एंड रिजल्ट डेथ हो, वो बहुत तो अभी नहीं सुनने में आया है, और इसलिए लापरवाही का दौर रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें मुझे अच्छी बात है अगर ये ऐसा ही रहे, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे डर इस बात का सबसे ज्यादा है कि जैसे अभी तक के इतने हमने म्यूटेशंस देखे हैं, कहीं ये इतना स्प्रेड करते करते और ज्यादा और कुछ एक नया खतरनाक रूप ना ले ले, खतरनाक शक्ल ना अख्तियार कर ले, जैसे डेल्टा वेरिएंट था। तो अगर वैसा कुछ रहेगा तो फिर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत
इफेक्ट होने वाला है, हम फिर दोबारा से उसी क्राइसिस में जा कोरोना सकते हैं। नई नई इसलिए- शक्लों में आ रहा है हम सबके सामने, और उसकी शक्ल कौन सी खतरनाक साबित हो जाए ये हम सबको मालूम नहीं, लिहाजा हमको एहतियात बरतने की जरूरत है। इसी नोट पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वैक्सीन आपने ले ली? जी हाँ, मैं रायचूर से आबिद अली बात कर रहा हूँ। रायचूर से आबिद साहब, वैक्सीन आपने उम्मीद है लगवा ली होगी? हाँ जी हाँ मैडम जी, अभी क्या सवाल है आपका? हाँ जी हाँ, ये जो कोरोना का ये जो है ओमिक्रॉन। हाँ जी हाँ, ओमिक्रॉन। तो इस वजह से डॉक्टर साहब से ये थोड़ा सा दरियाफ्त करना है कि अब इसके तय जो फिर नया जो वेरिएंट जो आ रहा है, तो इसके लिए जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं तो इनके लिए क्या एहतियाती इक़दाम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको घर पे तो नहीं रख सकते। बिल्कुल, अब तो बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, तो पेरेंट्स को एक बार फिर से इस नए वेरिएंट के हवाले से खदशात हैं। डॉक्टर बिलाल, आप क्या कहना चाहेंगे आबिद साहब के सवाल पर? देखिए, आबिद साहब को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन होंगी स्कूल बंद होने में या खुलने के लिए, वो हमें फॉलो करनी है। प्लस हमें अपने एडल्ट्स को, जो बच्चों के साथ सभी लोग रहते हैं, जैसे आपने वैक्सीन लगवाया है, बाकी सभी पेरेंट्स को मेरी गुजारिश है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, कि कम से कम हम अपने घर में तो इसका ट्रांसमिशन को स्टॉप करें, कि हम घर से बच्चों को ये कोरोना दे करके उनको स्कूल ना भेजें ताकि वो बाकी और बच्चों को फैला सकें। ठीक है, और बाकी जितने भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे हैंड हाइजीन हो गया और मास्क पहनना हो गया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, ये खुद भी फॉलो करें, बच्चों को भी एनफोर्स करें, उन्हें सिखाएं कि किस तरीके इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उनको एक्सप्लेन करें। जी, और साथ ही हम ये जानते हैं कि अब तो सभी लोग इस मर्ज से वाकिफ हो गए हैं, लिहाजा उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से अगर कोई सवाल करता है तो उसे दोहराते हैं। और ये हमें ये भी मालूम है कि पटरी पर जिंदगी तो लौट चुकी है, दोबारा उस तरफ हम ना जाएं, इसके लिए इन बातों पर हमें खास ध्यान रखना होगा। लॉकडाउन की अगर हम बात कर लें, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, उस वक्त ने हमें सिखाया था कि कैसे एक जगह रहना है, और उस एक जगह स्थिर रहने के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए थे जिनके अंदर कुछ नया मिला था, खुद में उन्हें नई चीज़ों का पता चल पाया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे शोबे थे, सेक्टर्स थे जो बहुत उन पर मंद की मार पड़ी थी। मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक शोबे की, मईशत की। तो ऐसे में एक फिर से ओमिक्रॉन ने पूरे दुनिया में जो है दस्तक दे दी है, हालांकि स्प्रेड भी हो रहा है बड़ी तादाद में। तो क्या ऐसा ये डॉक्टर्स मान के तो नहीं चल रहे कि आने वाले दिन जो हैं पूरे विश्व के लिए, दुनिया के लिए खराब हो सकते हैं, लिहाजा इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो जैसे आपने आखिर में कहा, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल सच है कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन साउथ अफ्रीका का अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी चुका है, और उसके बाद काफ़ी जल्द ये स्लो डाउन भी करने लगा है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक बहुत इंटेंस वेव या एक इंटेंस एक्सपीरियंस रहेगा। तो इस इंटेंस एक्सपीरियंस के दौरान कितने मरीज सीरियस अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचेंगे, लॉकडाउन का डिसीजन उस पे डिपेंड करना चाहिए। लॉकडाउन का डिसीजन ये नहीं कि आज इतने केसेस हो गए तो कल उतने केसेस हो गए तो प्रशासन जो है वो पैनिक कर जाए। ये पैनिक का डिसीजन नहीं है, ये रैशनल डिसीजन होना चाहिए। तो इसलिए जैसे एटलीस्ट एक स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर सकता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का इस समय उनका पोजीशन ये है कि अगर डेली ऑक्सीजन नीड 800 मीट्रिक टन को से अधिक हो जाता है तब वो लॉकडाउन कंसिडर करेंगे। तो इस तरह के कुछ मेट्रिक्स, कुछ परिसंख्यान के बेसिस पर ही लॉकडाउन का डिसीजन होना चाहिए, ना कि पैनिक के बेसिस पे। जी, डॉक्टर बिलाल साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, चूंकि जब कोरोना के डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे थे, ओमिक्रॉन से पहले डेल्टा, कप्पा और ब्लैक फंगस, इस तरह के वेरिएंट्स हमारा सामना हो चुका है। अब ओमिक्रॉन हमारे सामने है, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि जैसे दिगर कोरोना के वेरिएंट्स बच्चे, बूढ़े
और नौजवानों पर अलग अलग अंदाज में असर करते थे, तो क्या ओमिक्रॉन का वैसा ही कुछ रुख रहने वाला है? जी, अभी सारे जितना भी एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज का देखें, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, अफ्रीका हो, और अभी जो इंडिया में भी जितने केसेस, अराउंड 800 केसेस हैं, ठीक है, इन सबको देख करके लगता है कि बच्चों में तो ये इस बार भी माइल्ड ही रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और अच्छी बात उसमें इसमें इस वेरिएंट के साथ ये है कि जो एडल्ट्स में या हमारे जो यूथ को, एडल्ट और यूथ को ज्यादा परेशान किया था डेल्टा वेरिएंट ने, वो वैसा ओमिक्रॉन में देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स या बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होकर के गुजर रहा है। जी, जाहिर सी बात है। तो क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी तबाही मचाई थी, ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, सड़कों पर लाशें हमने देखी, क्योंकि वहाँ शमशान घाट में, कब्रिस्तान में भी लाइनें लगाई जा रही थी, तो लोग सड़कों पर इंतजार करते हुए देखे गए। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता साहब, जैसे डॉक्टर बिलाल कह रहे थे कि ओमिक्रॉन की उतनी सीवियरिटी नहीं है, रेस्पिरेशन सिस्टम को एकदम डेल्टा ने हल्कान कर दिया था, ये कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में अगर खुदा ना करे कि ऐसा हो, अगर ऑक्सीजन की किल्लत किसी न किसी तरीके से मुल्क में अगर होती है, तो क्या ऑक्सीजन प्लांट्स की तैयारी में सरकार पहले से ही होगी, क्योंकि आप लोगों की नज़र इस पर ज़्यादा रहती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ज़रूरत ऑक्सीजन प्लांट्स की और ऑक्सीजन की पड़ती है मुल्क को, तो वाफर मकदार में रहेगी? जो डॉक्टर बिलाल खान साहब ने बताया बिल्कुल सही फरमाया। इस समय की जो स्थिति है हर राज्य में, और खासकर अगर हम जिला स्तर की बात करें, तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या इवन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तैयारी जो है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो या इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज़ की हो, वो जो पिछले साल की जो एक्सपीरियंस हमें देखने को मिला था, उसके मुकाबले में ये काफ़ी मजबूत है इस समय। जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उससे काफ़ी वाकिफ़ हैं, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, जो ट्रीटिंग टीम्स हैं, टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ओमिक्रॉन जबकि मेजॉरिटी इसमें माइल्ड सिम्टम्स ही होंगे, लेकिन जितने भी मरीज हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी जिन लोगों को, हम ये आशा करेंगे कि उस तरह के क्राइसिस इस बार बिल्कुल नहीं होगा। मैं रीजनेबली कॉन्फिडेंट हूँ। बिल्कुल। तो बेहतर, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्सपेक्टिव में ये कहा जा रहा है कि पहले से हिंदुस्तान और दुनिया पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि अब जो खद्दोखाल और खाके के बारे में लोगों को पता चल चुका है, लेकिन हमें तसाहुली बरतने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए, अपने मशवरे से हमें नवाजने के लिए, व्यूअर्स को नवाजने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, चलती रहेगी ज़िंदगी। आदाब।